दोस्तों, चीनी एक ऐसी चीज है जो इस कदर हमारे रोजमर्रा के खाने का हिस्सा बन गई है कि अब इसे छोड़ पाना जैसे नामुमकिन है। और भारत ही नहीं, आज दुनिया के बाकी सभी देश भी इस बात से सहमत है। गन्ने की खेती दुनिया भर में चावल और अनाज के बाद तीसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। लेकिन जहां हमें ये मालूम है कि गन्ने से चीनी बनती है, पर उसके आगे की प्रक्रिया हम नहीं जानते। जबकि आपको सुनकर हैरानी होगी कि भारत ने ही ये तकनीक दुनिया को सिखाई है। भारत में ही पहली बार चीनी बनाई गई और यहाँ से फिर दुनिया भर में फैली। आज अगर आप चीनी के दाम को लेकर परेशान हैं, तो सोचिए उस वक्त से चीनी के क्या दाम रहे होंगे जब सिर्फ गिने चुने देशों में इसका उत्पादन था। तो क्या है चीनी की पूरी कहानी और कैसे फैक्ट्रीज में गन्ने से इसे क्रिस्टलाइज्ड शुगर में बदला जाता है, जानेंगे सभी आज के इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। चीनी वो चीज है जो इंसानों के खाने के लिए नहीं बनी थी, क्योंकि इसे प्रकृति खुद नहीं बनाती और इंसानी शरीर को इसकी जरूरत भी नहीं है। तो इससे ये साफ होता है कि अगर चीनी पर इतनी बड़ी मार्केट खड़ी है, तो ये दुनिया के सबसे बड़े आविष्कारों में से एक है। चीनी शुरू होने की कहानी पर अभी भी कुछ पड़ताल करना बाकी है, क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये 8000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। पर बाकी का स्टडीज से ये पता चला है कि सबसे पहले गन्ने से चीनी निकालने की प्रक्रिया भारत में शुरू हुई थी, और इससे पहले गन्ने की खेती बाकी देशों में नहीं देखी जाती थी। और जिन भी देशों में गन्ने की खेती थी, वो भी ज्यादातर पशुओं के खाने के लिए ही उगाई जाती थी। 2500 साल पहले पर्शिया या आज के ईरान के एक राजा ने पहली बार अब के पाकिस्तान में गन्ने की फसल देखी थी, जिसे उन्होंने शहद देने वाली घास कहा। फिर 2300 साल पहले जब सिकंदर महान भारत पर हमला करने आया, तो उसने भी गन्ने की फसल का जिक्र अपने लिखे गए लेखों में किया। माना ये जाता है कि भारत से ये नई प्रक्रिया पहले चीन और ईरान तक पहुंची। ईरान से होती हुई ये अरब देशों तक भी गई, और 7वीं शताब्दी के करीब जब अरबों ने यूरोप पर हमला किया, तो उन्होंने चीनी को वहां फैलाया। इसके 700 साल बाद तक भी चीनी का यूरोप में मिलना इतना आम नहीं था। उस वक्त के कुछ दस्तावेजों से पता चलता है कि 14वीं शताब्दी तक 1 किलो चीनी की कीमत यूरोप में 7000 रुपए से ज्यादा थी। सिर्फ अमीर लोग ही इसे खरीद पाते थे। जब वास्को डी गामा भारत आया, तब तक डच लोगों को चीनी बनानी नहीं आती थी। भारत से इस प्रक्रिया को ले जाकर उन्होंने अपने यहाँ फैलाया, और डच एम्पायर के कंट्रोल वाले ब्राजील में फिर इसकी खेती होने लगी, क्योंकि वहाँ अफ्रीका से लाए गए गुलामों से दिन भर काम करवाया जा सकता था। इसी का नतीजा था कि चीनी का उत्पाद आखिरी 400 सालों में बहुत तेजी से बढ़ा, और ब्राजील आज भी दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादन करने वाला देश है, जबकि भारत इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। अब आते हैं इसके बनाने की प्रक्रिया पर। किसी भी चीनी मिल में चीनी बनाने की शुरुआत होती है किसानों द्वारा लाए गए गन्ने से, जिसे एक ऑटोमेटिक क्रेन सबसे पहले अनलोड करती है, और इसके बाद एक कन्वेयर बेल्ट पर लादते हुए इस गन्ने को 2 बार पानी से अलग अलग धोया जाता है, ताकि सभी तरह की धूल मिट्टी और घास को इससे अलग किया जा सके। इसके बाद इन गन्नों को एक चॉपर मशीन में भेज दिया जाता है, जिसमें रोटेटिंग हैमर्स की मदद से इन गन्नों को छोटे छोटे पीसेस में रेशों की तरह बना दिया जाता है। रेशे बन जाने के बाद इन्हें 4 रोटेटिंग मिल्स से एक एक करके गुजारा जाता है, जिससे जूस निकल सके। 4 बार करने का कारण यही है जो सड़क पर जूस बेच रहे जूस वाले का होता है। जितनी बार गन्ने इन मिल्स के रोटेटिंग ड्रम से गुजरते हैं, उतना ही ज्यादा जूस निकलता है, और जब सारा जूस निकल दिया जाता है, तो जूस को पाइपलाइन से अलग अलग कर दिया जाता है, और इस बचे हुए रेसिड्यू को फेंकने की बजाय काम में लाया जाता है। एक शुगर मिल के बारे में सबसे अनोखी बात ये है कि यहाँ कुछ भी फेंका नहीं जाता। जूस निकालने के बाद जो हिस्सा बच गया, उसे अब फ्यूल की तरह बड़े बॉयलर्स को जलाने में लगाया जाएगा, और जब उन बॉयलर्स में भाप निकलेगी, तो उसे टरबाइन चलाकर बिजली बनाने के काम में लाया जाएगा। काफी सारी चीनी मिलें तो इसी बिजली से अपना सारा काम चला लेती हैं। खैर, चीनी पर लौटे तो अब उस जूस को एक टैंक में डाला जाता है, जहां इस जूस की ब्लीचिंग होती है। इस प्रक्रिया को सल्फेशन भी कहते हैं।
इसके बाद इस जूस का पीएच लेवल चेक किया जाता है, जो एक सॉल्यूशन का एसिडिक कैरेक्टर जानने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके बाद पहले एक लाइम या चूने के साथ पानी मिलाया जाता है और फिर उस कंटेनर में ही जूस को डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है। ऐसा करना इसलिए जरूरी है ताकि इस जूस के एसिडिक कैरेक्टर को खत्म किया जा सके। ये मिक्सचर 6 घंटे तक मिक्स होता रहता है और अंत में जूस का कलर ब्राउन से येलो कर देता है। इसके बाद इस जूस को क्लैरिफिकेशन टैंक्स में ले जाकर 2 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है, जहां धीरे धीरे ये जूस ऊपर आने लगता है और बाकी का वेस्ट मड नीचे रह जाता है। इस वेस्ट मड को भी अलग निकाल लिया जाता है ताकि इसे फिर से खाद की तरह खेतों में इस्तेमाल किया जा सके। इस जूस को इवेपोरेशन प्रोसेस के लिए बड़े बड़े बॉयलर्स और कंटेनर्स में डाल दिया जाता है, जहां से सारा पानी भाप बनकर उड़ जाता है और जैसा कि हमने बताया फिर उसी भाप से ये बिजली बनाई जाती है। इवेपोरेशन से पहले इस मिक्सचर में सिर्फ 15% चीनी होती है, जो इसके बाद बढ़कर 60 से 80% तक पहुंच जाती है। इस जूस को एक बार फिर से फिल्टर करने के लिए एक बड़े कंटेनर में डाल दिया जाता है, जहां हल्के होने के कारण वेस्ट पार्टिकल जूस के ऊपर तैरने लगते हैं और एक रोबोटिक आर्म ऊपर से इस वेस्ट को अलग कर देती है। अब यहाँ पर जो बचता है वो गाढ़ा होने के कारण जूस से हटकर अब सिरप हो जाता है और अब इस सिरप में अल्कोहल में सस्पेंड किए गए सुक्रोज के क्रिस्टल डाले जाते हैं। इन क्रिस्टल्स के डालने से पूरा मिक्सचर ही धीरे धीरे क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाता है। क्रिस्टल्स मिक्स करने के बाद अब इस पूरे मिक्सचर को फिर से उबाला जाएगा और एक सिरप से भी ज्यादा गाढ़ा पेस्ट बन जाएगा। अगर आप इस पेस्ट को ध्यान से देखें तो इसमें आपको चीनी के क्रिस्टल दिखने शुरू हो जाएंगे। अब इस पेस्ट को एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डाला जाता है, जहां ये इतनी तेज घूमती है कि सिर्फ चीनी के क्रिस्टल अंदर रह जाते हैं और बाकी सारा पेस्ट बाहर निकल जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि वॉशिंग मशीन के ड्रायर में आप कपड़े सुखा रहे हैं और सारा पानी बाहर आ जाए। अब इस मशीन को पहले बाहर से पानी के जेट से साफ किया जाता है ताकि बाहर गिरा हुआ सारा पेस्ट साफ हो जाए और फिर अंदर जमा हो चुकी चीनी को फिर से सुखाने के लिए मशीन को एक बार फिर से घुमाया जाता है। ये चीनी लगभग अब तैयार ही है। इस चीनी को आगे बड़े बड़े रोटेटिंग ड्रायर्स में भेज दिया जाता है, जहां ये तब तक रहती है जब तक इनकी ह्यूमिडिटी 0.02% ना रह जाए। अब इस अच्छी तरह सूख चुकी क्रिस्टलाइज्ड शुगर को आप देखेंगे तो बस आपको एक कमी लगेगी कि इसके कुछ क्रिस्टल्स बहुत बड़े हैं। इन क्रिस्टल्स को अलग करने के लिए 3 तरह के फिल्टर या छलनी से होकर गुजारा जाता है, जिनके नीचे इन्हें कलेक्ट करने के लिए कंटेनर से लगे होते हैं, जो अलग अलग स्टेज में अलग अलग आकार की चीनी को कलेक्ट करते हैं। और आखिर में जब ये चीनी तैयार हो जाती है तो इन्हें बड़े बड़े बैग्स में भरकर पैक कर दिया जाता है। उम्मीद है आपको चीनी का इतिहास जानकर कुछ नया मालूम पड़ा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।